एसी का टेम्परेचर नॉर्मल कर देना, बहुत ठंडा है। लाइव है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, जल्दी बताओ क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बता दो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले तो ये बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ठीक है। आज हमें ना बेटा पहले फर्स्ट हाफ में ना लास्ट चैप्टर की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बच गई थी वो हमें करनी है। आप पढ़ाई करके आए हैं ना? वैसे तो कल पिछली क्लास में हमने पीवाईक्यू शुरू कर दिए थे। 2020 के पीवाईक्यू से वापस से सॉल्व करेंगे। आपने अपने आप को मार्क्स दिया था, आप बेटा वहां से शुरू करना। अच्छा, मैं आप लोगों से पहले 2-4 मिनट बात कर लूंगी, जितने भी आप लोगों के मन में इतने सारे जो क्वेश्चंस है, और आपको एक सही चीज बताऊंगी बेटा, अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो आप कीजिएगा, और नहीं मन करे तो बेटा मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। फॉलो या नहीं फॉलो करना वो इंसान की खुद की पर्सनल चॉइस होती है, तो आपकी पर्सनल चॉइस है बेटा। हम हमेशा चाहेंगे कि हम आपको सही चीज बताएं और सही चीज गाइड करें, और मैं वो कोशिश करती रहूंगी। वो चीज मैं जरूर आप लोगों से पहले बात करूंगी, और फिर मैं बेटा आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाऊंगी। अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बेटा इंट्रोडक्शन भी देंगे। आज बहुत ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, बट इंट्रोडक्शन वाला इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि 40-45 मिनट्स तो बेटा हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगेंगे। आपने जैसे अपने आपको बेटा मार्क्स दिया था ना, वहीं से आप शुरू करना, क्योंकि आपको ओवरऑल जो है बेटा मार्क्स पता होना चाहिए। आपने पीवाईक्यूज किए थे ना बेटा, अपने आपको नंबर दिया था ना आपने? क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स, या 2 में फिर आपके 4 मार्क्स, आप ऐसे करके अपने आपको नंबर दे रहे थे ना? यस। आप बेटा उस मार्क्स को कंटिन्यू करना, ठीक है? सबसे पहली बात है कि आप उसको कंटिन्यू करना। पीवाईक्यूज के नंबर को अलग कैलकुलेट करना, और फिर जो आपको बेटा अदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में कराऊंगी, अदर फिलिंग द ब्लैंक्स में कराऊंगी, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी, उसको आप अलग से मार्क्स देना। पहले आपको यह बात समझ में आई? देखो, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरी क्लास में बेटा पेशेंस रखो। आप मेरे पे विश्वास करते हो, आप मुझे थोड़ा बहुत बेटा मानते हो, तो आप मेरी बात पे भरोसा रखो, और प्लीज क्लास में मेरी बातों को सुनो। हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम होता है, 2 क्लास आती है यार, है ना? तो आप मेरी बात का प्लीज, मेरे को अगर थोड़ा भी प्यार करते हो, मेरे अगर थोड़ी भी रिस्पेक्ट करते हो, तो मेरी बात समझना, जो चीज मैं आपको बोल रही हूं, और क्लास पे प्लीज फोकस करना, ठीक है? तो मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले, यस, आप लोगों के मन में मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये चीज शेयर की है, और आप लोग के मन में भी बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि आप लोग अगले साल नीट देने वाले हैं। हमारे बहुत छोटे छोटे आपके जूनियर्स हैं जो बेटा अर्जुना के, वो भी वॉइस क्रैक कर रही है क्या? वॉइस ठीक है क्या? एक बारी चेक कर ले युगल। यार इसको आवाज तो कम कर युगल थोड़ी। तो यस, मैं वॉइस को ठीक करा रही हूँ, मैं वॉइस को थोड़ा सा ठीक करा रही हूँ, जो भी क्रैक हो रहा है मैं उसको ठीक करा रही हूँ बेटा। हाँ, तो यस, आप लोग देखो ना, आप लोगों का पूरा हक बनता है बेटा, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट्स है, आप फ्यूचर डॉक्टर्स, आपका पूरा अधिकार है ये जानने का कि मैम इस साल नीट एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया गया, क्यों मैम इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, क्यों पेपर लीक की न्यूज आ रही है, क्यों ग्रेस मार्क्स की न्यूज आ रही है, क्यों इतनी सारी क्वेश्चनेबल चीजें मैम हुई है। और आपका पूरा अधिकार बनता है, आपको पूरा अधिकार है डिसअपॉइंट होने का, आपका पूरा हक बनता है इमोशनल होने का, डिसअपॉइंटमेंट फील करने का। और ये सारी चीज बेटा मैं भी समझती हूँ, और मुझे लगता है आपको नहीं लगता बेटा कि हम भी इस चीज को फील करते होंगे, हम इस चीज को पूरी तरीके से फील करते होंगे, क्योंकि हम भी बेटा आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है? हम भी आपको पढ़ाते हैं, हमारा भी इमोशनल कनेक्ट है बेटा इसके साथ कहीं ना कहीं, तो हम भी उस चीज को फील कर पाते हैं। हो सकता है आप ज्यादा फील कर पाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा फील कर पाते हैं क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं, या जिन्होंने एग्जाम दिया और जिन्होंने ये चीज देखी उनको ज्यादा फील हुआ, राइट? बट मैं आपसे बस बेटा कुछ बातें कहना चाहूंगी जो आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? आवाज एक बारी चेक कर लो यार, फिर मैं स्टार्ट कर रही हूं, ठीक है? आवाज मेरी पहले ठीक करो और फिर मैं स्टार्ट करूंगी। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, एक बारी आवाज चेक कर लेने दो, ठीक है? उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? अभी ठीक है आवाज? बेटा एक बारी अगर आवाज ठीक है तो एक बारी थम्स अप दे देना, फिर मैं बोलना स्टार्ट करूंगी। आवाज अगर ठीक है तो बेटा एक बारी थम्स अप दे दो, फिर मैं बोलना स्टार्ट करूंगी। यस।
सबसे पहली बात तो बेटा यार यहाँ से आवाज मेरी वो कर दो, वो बाहर है क्या? हाँ ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात। बेटा सबसे फर्स्ट पहली चीज जो मैं आप लोगों से कहूंगी कि यस, एज अ टीचर एंड एज स्टूडेंट्स हम सबका राइट बनता है कि जो भी चीजें बेटा सुनने में आ रही है एनटीए उस पर अपनी क्लैरिफिकेशन दे। यस, हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें कर सकते हैं, जितनी भी आवाज उठा सकते हैं, हम वो चीज करेंगे बेटा, डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि हम भी बेटा कहीं ना कहीं, अगर मेरे पास बेटा बहुत छोटा सा भी प्लेटफॉर्म है कुछ बोलने के लिए, तो मैं डेफिनेटली बेटा अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए और किसी सही चीज पे बोलने का अधिकार मेरा भी बनता है और जानने का अधिकार मेरा भी बनता है, तो वो चीज हम पूछेंगे और वो चीज हम पूछते रहेंगे बेटा। और एनटीए को अपनी क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली देनी चाहिए कि पेपर लीक के जो इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम है जिससे डॉक्टर्स बनते हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ भाई, डॉक्टर्स बहुत प्रेस्टिजियस एक पोजीशन है ना, हर किसी को डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिलता है। एक बहुत महान काम करने वाले आप लोग ऐसे ही डॉक्टर्स नहीं बन जाते। तो जो एग्जाम से आप ये सिलेक्ट करते हैं कि ये डॉक्टर बनने लायक है और ये नहीं है, अगर उस एग्जाम में कोई भी बेटा ऐसी मिसहैपनिंग होगी तो एज अ पब्लिक भी बेटा हमारे मन में डाउट्स आएंगे कि भाई कैसे डॉक्टर्स बनेंगे फ्यूचर में। हम उनके पास जाएंगे तो हमारे मन में डाउट रहेगा भाई आज से 5 साल के बाद कैसे डॉक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई वो लोग अपनी क्लैरिफिकेशन दे। दूसरी बात बेटा मैं आपसे ये कहूंगी कि देखो हम सबको पेशेंस के साथ में वेट करना पड़ेगा जब तक कि क्लैरिफिकेशन नहीं आती है। क्योंकि बेटा मैं आपको हमेशा कहती हूँ जो चीज हमारे कंट्रोल में है हम सिर्फ उतना कर सकते हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है अगर हम उसको कंट्रोल करने के लिए जाएंगे तो सबसे नंबर 1 बेटा हम अपने आप को बहुत दुख देंगे, अपने आप को एक ऐसी लूप में फंसा लेंगे जो हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। ठीक है, जो तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे भी नहीं बेटा, जो हमारे कंट्रोल में हम उतना कर सकते हैं और उतना हमें करना भी चाहिए। तुम्हारे लिए मैं खास करके बोलूंगी बेटा, तुम अभी लक्ष्य के स्टूडेंट्स हो, तुम अगले साल नीट देने वाले हो, तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है बेटा। ये सारी चीजें होती रहेंगी, ये याद रखना बेटा मेरी बात जो मैं आज बोल रही हूं ना तुम्हें, ये सारी चीजें होती रहेंगी और आगे बहुत सारी ऐसी बेटा हो सकता है छोटी मोटी चीजें, ये तो बहुत बड़ी एक बात है बेटा जिसपे डेफिनेटली हमें आंसर मिलना चाहिए, बट ऐसी छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। आप सबको बेटा इसमें इतना ज्यादा अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है कि आप अपने मेन टारगेट से भटक जाओ। अगले साल जब नीट, चलो इन सब का आंसर हमें मिल जाएगा, मानो सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, पर बेटा तुम्हारा क्या, तुम्हें अगले साल नीट देना ही है। तुम अगर अपने आप को इतना इसमें बेटा झोंक दोगे, इतना इंडल्ज हो जाओगे, तो तुम अपना कितना टाइम बेटा इसमें इन्वेस्ट करते जाओगे और उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अपने मन में एक चीज सेट करो, देखो यस कंपटीशन हाई है, यस हम मान के चलते कि कट ऑफ हाई जाएगी, बहुत सारी क्वेश्चनेबल चीजें हैं वो अलग बात है, बट कट ऑफ हाई जाएगी। और कट ऑफ हाई जाएगी तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, वो कट ऑफ हाई जाएगी तो मुझे उस कट ऑफ के ऊपर रहना है, और मुझे उस कट ऑफ के ऊपर रहना है तो मैं अभी अगर इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो भाई अगर मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो मेरा तो टाइम वेस्ट होगा। मुझे कोई अगले साल ये नहीं बोलेगा कि भाई अच्छा तुम्हारे लिए हम लीनियंसी दे देते हैं, तुमने अपना वो 1 महीना टाइम बर्बाद कर दिया था इन सारी चीजों में। कोई तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला बेटा। ये सारी चीजें ना वक्त के साथ बेटा आती रहेंगी और जाती रहेंगी, आपको पता है समय बीतता जाता है, ये सारी चीजें आती है, सॉल्व होती है, आगे बढ़ते जाता है, समय आगे बढ़ते रहता है। आपने अगर इस समय को बेटा ना यूटिलाइज नहीं किया और इन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट किया ना बेटा, मैं बार बार बोल रही हूं आपका अधिकार है जानने का और उसका आंसर आपको मिलेगा, बट प्लीज बेटा अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत कीजिए कि आप अपने टारगेट से भटक जाएं। ये बात आपको बाद में रियलाइज होगी कि हाँ मैम सही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे तो नीट का एग्जाम देना ही है। मुझसे मेरे मम्मी पापा नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हारा साथ ऐसा क्या हुआ, एनटीए ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, कोई नहीं पूछने वाला। तुम्हें देना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा एक लॉजिक है, तुम्हें एग्जाम देना है अगले साल, तुम्हें एक ही टारगेट होना चाहिए, 650 से ऊपर शायद कट ऑफ जाएगा, मुझे 650 से ऊपर की तैयारी करनी है। और मैं आज से बस हो गया, जितना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, लेट मी वेट पेशेंटली, जो चीजों का आंसर आना होगा मेरे पास आएगा। लेकिन मेरा अभी फोकस सिर्फ एक ही है कि भाई अगले साल मुझे नीट देना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, और मेरी तैयारी का यही साल है, मेरा तैयारी का यही साल है और मुझे वो कंटिन्यूअसली करना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीवन, अगर आपको बेटा मेरी बात, और बेटा विश्वास मान के चलो जितने भी टीचर्स के पास बेटा ऑप्शंस हैं कि यार हम
जितना कुछ कर सकते हैं वी आर ट्राइंग, ठीक है, एंड विल कीप ऑन ट्राइंग। हैव फेथ एंड हैव पेशेंस बेटा, आप पेशेंस रखिए लेकिन आप पढ़ाई करिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यस एवरीवन। तो क्या हम बेटा लेक्चर स्टार्ट करें फिर? ठीक है, मैं चाहती हूं बेटा कि यार, मैं जानती हूं आपकी फीलिंग्स को, पर मैं जानती हूं बेटा कि ये वक्त गुजर जाएगा और मेरे बच्चे यार बेचारे इनोसेंट बच्चे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि यार उन्होंने ना अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं नहीं चाहती बेटा, इतने मन से पढ़ाते हैं तुम लोग, इतने मन से पढ़ते हो, तो यार तुम्हें मैं गलत ना, मैं चाहती नहीं हूं कि तुम ना कोई भी गलत चीजें ऐसी करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। मुझे भी फील होगा, मुझे दुख होगा। मैं आज सोच रही थी कि मैं आऊंगी ना क्लास में, मुझे पता था कि मेरे लक्ष्यंस ना वेट कर रहे होंगे कि यार मैम कुछ बताएं, मैम कुछ बोले, पर यार मैं जेन्युइनली बोलना चाह रही थी तुमको, बेटा पढ़ ले यार, पढ़ ले, बस पढ़ और कुछ नहीं, ईमानदारी से बस पढ़, ठीक है। इसी बात के साथ में चलो बेटा इन सब चीजों को हटा के जेन्युइनली शुरू करते हैं विद फुल जोश एंड विद फुल एनर्जी। 2020 के PYQ से मैं शुरू कर रही हूं। मुझे नहीं पता, मैंने 2020 का शायद एक PYQ मैंने कराया था, बट अगर कराया था तो दोबारा कर लो, उसमें नंबर मत देना। 2020 के PYQ से बेटा शुरू करते हैं। यस एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस छूट गए थे 2020 का, मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, फिर भी बेटा मैं यहां से ही शुरू कर रही हूं। हाँ, मैं यहीं से शुरू कर रही हूं मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, लेडिग सेल्स। बेटा आपको फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, विद इन सेकेंड सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको कहा था 600 650 से ऊपर नंबर लाने हैं या 650 तक भी नंबर लाने हैं। क्वेश्चंस फटाफट से मतलब स्पीड में सॉल्व करो, ठीक है। मैंने आपसे कहा था लेडिक सेल्स का सबसे पहले मैंने मार्क किया था, ये मैंने कराया है, मुझे याद है। लेडिक सेल्स का एंड्रोजेंस मैंने मार्क किया था, डी का मैंने 3 मार्क किया था, क्योंकि डी का मुझे पता है कि कंफर्म 3 ही होगा। और इसके अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन 4 आता है। इसके अकॉर्डिंग जब ऑप्शन 4 आता है तो ओवरी के हार्मोन्स आते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और कॉर्पस ल्यूटियम का हार्मोन आता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम का हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन ओनली। प्लेसेंटा का हार्मोन आता है HCG। बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैम कॉर्पस ल्यूटियम में तो आपने बताया था वो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, रिलैक्सिन भी सिक्रीट करता है, आपने इसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली क्यों मार्क किया है? क्योंकि जैसा सवाल आएगा उस वक्त में मुझे उस कॉन्सेप्ट की गहराई को समझना है कि उस वक्त में उसके अकॉर्डिंग में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर सकता हूं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, मैंने अपने आपको 4 नंबर दे दिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यहां से हमें शुरू करना है बेटा। जो आपको ये भी 2020 का ही क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, ये भी 2020 का क्वेश्चन दिख रहा है, आप फटाफट से सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। हैप्लॉइड सेल्स बेटा आपको सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप। यार एसी बहुत ज्यादा चल रहा है। प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड कतई नहीं होता बेटा, ये डिप्लॉइड होता है, तो ये तो नहीं हुआ। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, करेक्ट बात है। फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड होता है, करेक्ट बात है बेटा। एंड ओवम भी हैप्लॉइड होता है, करेक्ट बात है बेटा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर बन गया। PYQs को बहुत ध्यान से करा करो बेटा, मैं बार एक ही बात बोलती हूँ, PYQs को बहुत ध्यान से किया करो। रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल हल्के में मत लो, बिल्कुल हल्के में मत लो, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। मैं इस बात पे बेटा एक बार वापस से रिवाइज कराऊं, जो हमने पूरे ऑर्गन डेवलपमेंट पढ़ा था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्स्ट मंथ में दिल बना, दिल बनते ही दिल बनाने के लिए बेटा हाथ का यूज करना पड़ा था, तो सेकेंड मंथ में हमने बोला था लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड। तीसरे महीने में भैया एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाता है, ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं। 5th मंथ पे पहले सर पे बाल आते हैं, सर पे बाल आते हैं तो बंदा खुश हो जाता है, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी। फिर बेटा 6th मंथ यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पूरी बॉडी पे हेयर आ जाते हैं, तो आंखों पे भी आईलैशेस भी आ जाएंगे, और आईलैशेस आते हैं तो उसको खूबसूरती को दिखाने के लिए बच्चा आंख खोलता है। ऐसे करके आपको याद आ रहा है, सारा याद आ गया। और अब बेटा इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं कि बाय द एंड ऑफ 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या बन जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3 वीक्स, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स डन है बेटा। तो रिएक्शन देते जाना, अपना दिल बना देना या
लाइक पे क्लिक कर देना, रिएक्शंस अपने देते जाओ जैसे जैसे आपका सॉल्व मतलब समझ में आपको आ रहा है। 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा, ये पीवाईक्यू हमने 2024 के किए, 2023 के किए, 22, 21, 20 एंड 2019 6 साल के क्वेश्चन हमने किए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से वासा एफरेंशिया, ये बात तो गलत हो गई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, ये तो नहीं है भैया, टेस्टिस एपिडिडाइमिस गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म्स बनते हैं, फिर रेटेटेस्टिस में जाता है वासा एफरेंशिया बेटा, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, इट फॉर्म्स बेटा, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स जिसे आप बोलते हो वो कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, वो ओपन होता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा की ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटर्स +4, करेक्ट बात है। चलो अब बेटा लास्ट पीवाईक्यू बचा है, उसके बाद बेटा हम अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप लोगों के लिए। एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, ये मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था, बोला कि सेकंड पोलर बॉडी एग से कब अलग होती है, सेकंड पोलर बॉडी बेसिकली कब रिलीज होती है बेटा, आपका सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड होता है मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ये इंतजार करता है स्पर्म का, स्पर्म जैसे ही आता है स्पर्म उसको कांटेक्ट करता है, स्पर्म कांटेक्ट करता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती स्पर्म के कांटेक्ट करने पर, बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन बट आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, है ना, तो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही कांटेक्ट किया, फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई, कांटेक्ट किया पहले उसने अपना डिवीजन कंप्लीट किया, सेकंड पोलर बॉडी बनी और बेटा ओवम बना, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। +4 दे दे। पीवाईक्यू के नंबर आप लोग बेटा, नंबर ना जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ओवरऑल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताना, अभी मत बताओ, अभी हम अदर पीवाईक्यूज अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दीज आर दी अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस, अदर क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस असर्शन रीजन प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे मिक्स है, बिल्कुल नीट पैटर्न का है, फिलिंग द ब्लैंक्स, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इतना सारा मैं लिख नहीं रही हूं, अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, चलिए, यस एवरीबॉडी, चलिए जी, which is the correct sequence of male accessory duct starting from the testis, करेक्ट सीक्वेंस बता दो मेल एसेसरी डक्ट का स्टार्टिंग फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर के बेटा सारी चीजों को सीक्वेंस में बताओ, यस एवरीवन जल्दी, रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंस, कतई नहीं, सबसे पहले रेटेटेस्टिस आता है, फिर वासा एफरेंशिया आता है, वो एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करता है, वास डिफरेंस से कनेक्ट करता है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, हमें मिल गया बेटा +4। ऐसी जो चैट की स्पीड है बेटा ये बनी रहनी चाहिए, बेटा बिल्कुल, बहुत शानदार मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, शानदार। In which of the following embryonic stage does the implantation takes place? बोला इनमें से कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। आप पहले डायग्राम को आइडेंटिफाई करो और फिर आप बताओ इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में होता है। ये तो मुझे लग रहा है 4 सेल स्टेज दिखाई हुई है, ये मुझे अर्ली मॉड्यूला दिख रहा है 8 सेल स्टेज, ये मुझे लेट मॉड्यूला दिख रहा है 16 सेल स्टेज, और ये मुझे दिख रहा है बेटा ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट है और इसी स्टेज में इम्प्लांटेशन होती है। ये जोना पेल्यूसिडा से हैच आउट होता है और हैच आउट होके बेटा इम्प्लांट होता है। अगला सवाल बेटा विद इन सेकेंड्स करो, विद इन 5-10 सेकेंड्स करो सवाल, स्पीड बढ़ाओ। यस एवरीवन, इन ह्यूमन बीइंग्स एट विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी fetal movement and appearance of hair on the head can be observed? बेटा सर पे बाल आए थे तो नाचा था, कौन से मंथ में? 5th मंथ, याद आ रहा है? 5th मंथ, ये तो बहुत इजी है, +4 दे दे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से सीधा सवाल आएगा, Pick the odd one out from each series given below
एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बोला इसमें से हर एक में से ऑड वन आउट करो। स्क्रोटम, रेटेड टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब एंड वास डिफरेंस। सारे मेल के हैं, सिर्फ फैलोपियन ट्यूब फीमेल का है। ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, इजैक्यूलेटरी डक्ट मेल में है। एक्रोसोम, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, सर्विक्स, एक्रोसोम स्पर्म का पार्ट है। प्रोस्टेट, टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, ये सारे बेटा एसेसरी ग्लैंड है। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो फैलोपियन ट्यूब, इजैक्यूलेटरी डक्ट, एक्रोसोम एंड टेस्टिस। सही बात है, सही बात है। रिएक्शन अपने देते रहना बेटा, ठीक है। रिएक्शन बटन पे क्लिक कर दो, उतना ही काफी है। Which of the following group of hormones produced in females या women only during pregnancy? बहुत सारे हॉर्मोन्स थे बेटा जो प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते थे, लेकिन कुछ थे जो बॉडी में पहले से भी प्रोड्यूस होते हैं, और कुछ थे बेटा विच आर प्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसमें से आता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली भी रहते हैं, कॉर्टिसोल नॉर्मली भी रहता है बेटा, थायरॉक्सिन नॉर्मली भी रहता है, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली भी रहता है, प्रोलैक्टिन नॉर्मली भी रहता है। तो HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। शानदार। नंबर देते जाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो और नंबर देते जाओ। ह्यूमन प्लेसेंटा डज नॉट सिक्रीट, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा का हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा बेटा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा का हार्मोन नहीं है? जल्दी जल्दी कीजिए। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, थायरॉक्सिन नहीं है बेटा, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये तो होता है बेटा HPL। तो ऑप्शन 3 हो गया, +4 हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्लेसेंटा इज अ रीजन वेयर, अभी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जल्दी 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 एवरीबॉडी, जल्दी 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 बेटा। Placenta is the region where fetus is attached to the mother by spermatic cord. Fetus is provided with the mother's blood. Fetus receives nourishment from the mother's blood. Fetus is covered by membrane. Placenta क्या है? Placenta is the region where the fetus is provided. Fetus receives nourishment from the mother's blood. Nourishment मिलती है, कनेक्शन होता है। +4 दे दे, आगे बढ़े सपोलो। चलो, स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, जल्दी जल्दी बेटा लक्ष्यंस, जल्दी 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 मेरे प्यारे सपोलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पूछा है बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस पूछा है। याद आ रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस जो था दैट वाज द लास्ट स्टेप इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। वो जो गोल गोल स्पर्मेटिड थे उनका कन्वर्जन होना, गोल गोल स्पर्मेटिड, गलत। सी आंसर जो भी बच्चा दे रहा है अपने आप को 0 नंबर दो, ठीक है, -2। इनफैक्ट स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मेटिड का कन्वर्जन स्पर्मेटोजोआ में, +4 दे दे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डायग्राम में बेटा पूछा हुआ है, इट इज द डायग्रामेटिक। बेटा ये क्वेश्चंस खासकर की नीट के सवाल ऐसे ही आते हैं। आगे स्टेटमेंट बेस्ड तुम्हें थोड़े से बेटा दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बट इजी है। ये हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाया हुआ है, चैप्टर का बेस्ट रिवीजन है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। द बेस्ट रिवीजन यू कैन डू इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। तो ये बहुत बढ़िया चीज है बेटा, इसको अच्छे से करो, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन मिलेगा। इट इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच आइडेंटिफाई द कॉमन डक्ट which forms from the fusion of seminal vesicle and vas deferens। seminal vesicle के डक्ट से ये तो रहा, ये वाली डक्ट है, यानी कि ए ऐसी डक्ट बोलिए जो सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस से मिलके बनी है। वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल से जो डक्ट रिसीव हुई, इजैक्यूलेटरी डक्ट, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, +4। अगला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट सेट आपको बताना है ABCD का। सबसे पहले आपको ए क्या नजर आ रहा है बेटा? ये जो फ्रंट सेक्शनल व्यू था ना, ये वो वाला डायग्राम है। ए आपको क्या दिख रहा है बेटा? ए आपको दिख रहा है वास डिफरेंस, ए आपको वास डिफरेंस ही दिख रहा है ना। बी आपको सेमाइनल वेसिकल दिख रहा है, ए वास डिफरेंस, बी सेमाइनल वेसिकल। सी आपको क्या दिख रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड, सी प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है। डी आपको क्या दिख रहा है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। बहुत ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। अब आ गया बेटा असर्शन और रीजन। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है।
हर बार असर्शन रीजन के जो ऑप्शंस होते हैं वो उल्टे पुल्टे दिए होते हैं। हर बार आपको असर्शन रीजन के, बेटा ये मैं आपको लग रहा होगा कि बहुत ही फालतू की बात बता रही हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर बार आपको चेक करना है कि ए बी सी डी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अलग अलग भी दिए जा सकते हैं बेटा। कभी ये वाला 1 में होगा, कभी ये वाला 2 में होगा। आपको हमेशा चेक करना है, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। आप हमेशा पहले ऑप्शन चेक करेंगे, अपने मन से नहीं सोचेंगे 1 में तो यही दिया होगा, 2 में तो यही दिया होगा, ठीक है। और हमेशा असर्शन के साथ में बिकॉज लगा दो। अगर बिकॉज लगा के सेकंड के साथ में सही बन रहा है तो ऑप्शन वो वाला आंसर हो जाता है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। मुझे पता है इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे भी रहे हैं। मैंने बोला ना क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन तो इजी आते हैं, बट आपको एक चीज जरा सी बेटा चेंज कर दो तो आपको बिल्कुल ही, देखो आप खुद ही सोच पा रहे होंगे और अभी आप रियलाइज करेंगे और जेन्युइनली बेटा, जेन्युइनली अपने आप को ना एक टपली बजाना कि आपने गलत आंसर दिया है। बोला है प्लेसेंटा इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिकॉज इट एक्ट एज ए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बात तो बिल्कुल सही है मैम, है ना। फिर बोला है इट सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी, ये बात भी बिल्कुल सही है मैम, इट सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। बट आपको लगाना है इसके साथ में बिकॉज प्लेसेंटा इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सिक्रीट्स मेनी हार्मोन एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड इसीलिए है क्योंकि ये हार्मोन्स बनाता है प्रेगनेंसी के लिए? अगर सिर्फ इतनी सी बात लिखी है तो इस बेटा ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन के लिए, क्योंकि बेटा जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड लिख रहे हैं तो आपको ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज इट सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन्स तो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बनाती है मैम, ऐसा तो मैं ऊपर लिख देती कि भैया फलाना इज एंड क्या बोलते हैं, मतलब देर आर, आपने पढ़ा था ना केमिकल कोऑर्डिनेशन में, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बना पा रही, आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि देर आर सम नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आल्सो, दे आल्सो सिक्रीट हार्मोन। सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करना उसे एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बनाता है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो बेटा एक थम्स अप दे देना या दिल बना देना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? एक एंडोक्राइन ग्लैंड की जस्टिफिकेशन सिर्फ इससे नहीं होती है कि वो हार्मोन्स बना रहा है, आपको ये बताना है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम है या फिर डक्ट के थ्रू है। भाई नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी तो हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जस्टिफिकेशन तब प्रॉपर होती जब आप बोलते हैं कि इट सिक्रीट्स हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डेफिनेटली इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रही है बेटा बात? और जितने बच्चों ने सही किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने गलत किया है उनके लिए बेटा एक लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो बेटा, अगेन असर्शन और रीजन है। मैं साइड हो जा रही हूं ताकि तुम पढ़ पाओ क्वेश्चन को ठीक से, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। इन ह्यूमंस द गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमिन्स, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना। इन ह्यूमंस द गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमिन्स वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूस्ड विल बी मेल और फीमेल। फिर रीजन बोला है मेल हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वाई क्रोमोसोम whereas ova only has X क्रोमोसोम। इसका क्या आंसर लग रहा है बेटा, 1 या 2? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है मैम। ह्यूमंस में गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल, मेल का ही गैमीट ये डिसाइड करता है कि चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा, बिकॉज मेल हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वाई क्रोमोसोम whereas ova only has X क्रोमोसोम। बोथ assertion reason are correct and reason is the correct explanation। भाई गैमीट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिसाइड्स, क्योंकि मेल के पास ही तो ये संभावना है कि उसके पास वाई हो सकता है, फीमेल के पास तो हमेशा एक्स होता है। रीजन और असर्शन दोनों करेक्ट है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी असर्शन की +4। अगला क्वेश्चन बेटा रीड करो, अगला क्वेश्चन बेटा रीड करो। द सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस टिब्यूल। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एंड स्पर्मेटोजोआ। जल्दी बताओ। Sertoli cells are present in the seminiferous tubule. Sertoli cell provide nourishment to the germ cell and spermatozoa। क्या लगता है बेटा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2?
जल्दी बताओ ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। इतनी जल्दी तेज आंसर जा रहे हैं बेटा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिविजुअली करेक्ट है बेटा। अगर आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिविजुअली करेक्ट है। रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। यस, ऑप्शन 2। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है भैया, प्रेजेंट रहता है बिकॉज सर्टोली सेल, क्योंकि वो नरिशमेंट नहीं, ठीक है। ऐसे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल के अलावा भी और भी सेल्स होती है, वो थोड़ी नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ऐसे तो और भी सेल्स होती है, उसकी प्रेजेंस उसकी होना ये डिसाइड थोड़ी करता है कि वो नरिशमेंट देगा। ऐसे तो और भी सेल्स है ना, समझ गए ना? +2 नहीं +4, दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे भाई एक बच्चा पूछ रहा है मैम स्पर्मेटोजोआ नरिशमेंट लेता है क्या? भाई सारी स्टेजेस जो होती है ना, वो जो होती है सर्टोली सेल से अटैच होती है। सारी स्टेजेस आपके एनसीईआरटी में दिखाया नहीं है, बट वो सारी स्टेजेस जो आपकी स्पर्मेटोगोनियम से चालू होती है, स्पर्मेटोजोआ तक बनाती है, वो सब अटैच्ड होती है। जब स्पर्म्स को फाइनली रिलीज होना होता है ना आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तब उसका हेड डिटैच होता है। जब तक उसका हेड एम्बेडेड है तब तक बेटा वो उसी पे डिपेंडेंट है, फिर वो रिलीज होती है और अल्टीमेटली बेटा बाहर निकल जाती है, ठीक है। यस, एक बारी बेटा मुझे थम्स अप दे दो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो। अगला क्वेश्चन बेटा, नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। स्टेटमेंट असर्शन कह रहे नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन कैन अकर ओनली इफ द ओवम and sperms are transported simultaneously to the ampulla region। बोला कि सारे कॉप्यूलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती, बिकॉज फर्टिलाइजेशन तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली अवेलेबल होंगे बेटा एम्पुलर रीजन में। दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, और रीजन बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन का। इसीलिए तो बेटा सारी कॉप्यूलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती, क्योंकि सारे टाइम पे जो स्पर्म और ओवम है वो जरूरी नहीं है कि एक साथ अवेलेबल हो। इसीलिए तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? देखो, अगर आप रिवाइज करके नहीं आए हैं कॉन्सेप्ट्स को तो फिर बेटा क्या कह सकते हैं? 1 और 2 में कंफ्यूजन होने का मैं समझ सकती हूं, बट बेटा कॉन्सेप्ट्स तो आपको बेटा थोड़े से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ FSH and LH increases in the ovulation phase. Due to decrease in the level of LH, ovulation takes place. बोला कि ओव्यूलेशन फेज में, या फिर बोल लो बेटा ओव्यूलेटरी फेज में, FSH और LH इंक्रीज होता है। बेटा इसमें से कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, बस सब में असर्शन रीजन में और स्टेटमेंट वाले में थोड़ा दिमाग लगता है यार, कि आपको वो सारी एनसीईआरटी की लाइन और नोट्स की लाइन याद आनी चाहिए। कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाओगे ना बेटा। प्रोडक्शन ऑफ FSH एंड LH तो बेटा डेफिनेटली ओव्यूलेटरी फेज में इंक्रीज होता है। FSH सर्ज आता है, LH सर्ज आता है, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वो ईस्ट्रोजन बनाता है, एंड ईस्ट्रोजन गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक टू FSH एंड LH। जब वो FSH और LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है तो LH सर्ज आ रहा है। LH सर्ज ड्यू टू डिक्रीज नहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ बेटा LH, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन 3 इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द आंसर, +4 दे दें। अगला क्वेश्चन बेटा सॉल्व करो फटाफट से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्लॉइडी दी हुई है 2n, undergoes meiosis 1 to give rise to haploid secondary spermatocyte. The spermatids undergo meiosis 2 to produce spermatozoa which are then released as sperms. क्या लगता है इसका आंसर बेटा? बोला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है और वो बनाते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को, जिनकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड। ये बात बिल्कुल सही है मैम, है ना। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं मियोसिस 1 के बाद, जिनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। स्पर्मेटिड में कभी भी मियोसिस 2 नहीं होता बेटा। स्पर्मेटिड से स्पर्म जब बनते हैं तो वो सिर्फ मेच्योरेशन या डिफरेंशिएशन से बनते हैं, यानी कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3 इज योर आंसर, ऑप्शन 3 इज योर आंसर।
अगला सवाल, अगला सवाल बेटा फटाफट से सॉल्व करो, अगला सवाल फटाफट बेटा फटाफट। LH, the level of LH is maximum at the time of ovulation, that is the follicular phase in the menstrual cycle. LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum causing ovulation. इसको बेटा सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बोला level of LH hormone is maximum at the time of ovulation, that is the follicular phase of the menstrual cycle. LH surge induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum causing ovulation. इसमें बहुत सारे बच्चे शगुन कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। अपने सर पे जरूर बजाना, क्योंकि तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसीलिए इतने सारे बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। आपने टॉपिक को भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, और आपने क्वेश्चन को भी ध्यान से नहीं पढ़ा। पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है LH का लेवल मैक्सिमम होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है भैया, LH सर्ज आती तो है, बट ओव्यूलेशन के टाइम पे यानी ओव्यूलेटरी फेज में, फॉलिकुलर फेज नहीं होता है वो, फॉलिकुलर फेज नहीं होता है वो भाई, ब्रैकेट में फॉलिकुलर फेज लिख रखा है। ओवरी के अंदर सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज, फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज, फिर आता है ल्यूटियल फेज। ये फॉलिकुलर फेज कब से हो गया बेटा, ये तो गलत हो गया। अब आपने बेटा मेरे को सुन के ना आंसर अपना करेक्ट किया है, आप चीटिंग मत करो। LH सर्ज यानी कि LH की जब पीक होती है, इट रप्चर्स द ग्राफियन फॉलिकल एंड देयरबाय रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन। यस, LH सर्ज जब होता है, LH पीक पर जब आता है तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, उसको तोड़ता है और ओव्यूलेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 4। सच्ची बताओ कितने लोगों ने -1 किया है इसमें? बहुत सारे लोगों ने -1 किया था पहले, बहुत सारे लोगों ने -1 किया था। चलो नेक्स्ट बेटा, इन फीमेल्स पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। जल्दी बताओ बेटा, इन फीमेल्स पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट पहले स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पार्चुरेशन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, और बच्चा पैदा करने के जो सिग्नल्स आते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आते हैं। अब देखो बेटा, इस स्टेटमेंट को ना, अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। अगर इसमें सिर्फ ये दे देता ना बेटा फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, उनके लिए भी है ये चीज, उनके लिए भी ये चीज कई लोगों ने लगाया भी होगा। अगर इस दूसरे स्टेटमेंट में ये लिखा होता ना सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स ओनली फ्रॉम अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि आपको पता है सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक बहुत छोटी छोटी बातें बता रही हूं मैं, जो क्वेश्चंस के आंसर को एकदम बदल देगी। अगर ओनली दिया होता तो गलत हो जाता, बट यहाँ पे ओनली नहीं दिया हुआ, इसमें तो बोला है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से सिग्नल आता है। आता है भाई, बिल्कुल आता है, उससे भी आता है, प्लेसेंटा से भी आता है। ओनली दिया होता तो गलत हो जाता, बट यहाँ ओनली नहीं दिया हुआ है। बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको मेरी बात समझ में आ गई तो एक थम्स अप दे दो, आपको मेरी बात समझ में आ गई तो एक थम्स अप दे दो। बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ठीक है ना? +4 दे दें। एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें हम पढ़ ले रहे हैं कि ऐसे दिया होता तो क्या आंसर होता, वैसे दिया होता तो क्या आंसर होता, है ना? यस एवरीवन, अगला क्वेश्चन कीजिए बेटा। Embryo with 8 to 16 blastomere is called as morula. Embryo with 8 to 16 blastomere is called as morula. और फिर बोला हुआ है कि morula is an embryonic developmental stage between blastula and gastrula. जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 8 से 16 मोर्यूला कहलाता है। 8 वाला अर्ली मोर्यूला, 16 वाला लेट मोर्यूला। लेकिन मोर्यूला ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के बीच का स्टेज नहीं है, बल्कि ब्लास्टुला से पहले बनता है मोर्यूला। पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर अर्ली मोर्यूला, फिर लेट मोर्यूला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। ब्लास्टुला 32 सेल स्टेज, ब्लास्टोसील होती है, ट्रोफोब्लास्ट होता है, इनर सेल मास होता है। गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर्स हो जाती हैं, जिसमें जो बेटा आपकी एपीब्लास्ट से तो बनती है, अदरवाइज तुम बोल लो इनर सेल मास से बनती है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सही है, +4 दे दें। ठीक है जी, अगला सवाल करें।
इनर ग्लैंड्यूलर लेयर ऑफ, बेटा क्वेश्चन आप लोग रीड करो इसलिए मैं बार बार साइड हो जा रही हूं। इनर ग्लैंड्यूलर लेयर ऑफ यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जल्दी बताओ बेटा। यस, अंदर की जो सबसे अंदर की यूट्रस की ग्लैंड्यूलर लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बिल्कुल सही। एंडोमेट्रियम जो होती है उसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बात भी बिल्कुल सही है। बट रीजन इज डेफिनेटली कोई बेटा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो इन अंदर की लेयर क्यों है ना। अंदर की लेयर होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, और अंदर की लेयर में आपके चेंजेस भी होते रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। बट रीजन का असर्शन के एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। सही बात है बेटा। yes everyone, आगे बढ़े। सारे बच्चों के इसमें काफी सारे बच्चों के सही आंसर आए हैं, इसमें काफी सारे बच्चों के सही आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, extrusion of second polar body from the egg nucleus occurs after the entry of sperm but before fertilization. After entry of sperm, the suspended second meiotic division is completed by the secondary oocyte and this gives rise to haploid ovum and a second polar body। इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए बेटा, इसको ध्यान से सॉल्व कीजिए। बोला है सेकेंड पोलर बॉडी एग में से तब अलग होती है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री के बाद, बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। बिकॉज लगा के एक बारी देखो, बिकॉज लगा के एक बारी देखो। Because after entry of sperm, the suspended second meiotic division is completed by secondary oocyte. This gives rise to ovum and second polar body। बेटा आप मेरे को जेन्युइनली बताओ, आपको समझ आ रहा है कि इसका आंसर 1 क्यों है? सच बताओ। वैसे जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 1 और 2 वाली कंफ्यूजन चली जाएगी, बट बेटा बिकॉज लगा के आपको ये समझ आना चाहिए। हिंदी में फिर सेंटेंसेस को बोला करो। जैसे मैं अगर ये होती तो मैं इसको ये करती कि सेकेंड पोलर बॉडी एग में से रिलीज होती है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने से पहले, बट स्पर्म की एंट्री के बाद, क्योंकि स्पर्म की एंट्री के बाद जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन सस्पेंडेड था सेकेंडरी oocyte का, वो पहले कंप्लीट होता है, जिससे कि हैप्लॉइड ओवम बनता है और पोलर बॉडी बनती है। यही तो रीजन है बेटा कि पहले सेकेंड पोलर बॉडी निकली और जब ओवम बनता है फिर फर्टिलाइजेशन हुई। हिंदी में बोल के एक बार देख लिया करो अगर तुम्हें, है ना। समझ गए? यस एवरीवन, ऐसे बोल के देखा करो +4। और मैं आपको बता रही हूं ना बेटा, तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम प्रो हो जाओगे। तुम बस अगले 2 चैप्टर्स के जब हम बेटा ये असर्शन रीजन करवाऊंगी ना, तो 1-2 वाली भी अगर तुम्हें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है ना, तो वो कंफ्यूजन भी तुम्हें नहीं रहेगी, वो कंफ्यूजन भी तुम्हें नहीं रहेगी। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत होती भी है तो हिंदी में बोल के देख लिया करो। अगला क्वेश्चन एक बारी रीड करो बेटा, अगला क्वेश्चन रीड करो बेटा एक बारी। यस, chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly form placenta. The placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which do not allow the transport of substances to and from the embryo। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। yes everyone, कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू मैम इंटरडिजिटेट तो होती है, तभी तो मैम बनता है प्लेसेंटा, बिल्कुल सही। और प्लेसेंटा मैम एम्ब्रियो से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से, विच डू नॉट अलाउ, नहीं बल्कि विच अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, अलाउ करता है। असर्शन करेक्ट है बट रीजन फॉल्स है, ऑप्शन 3 हो गया आपका आंसर। अगला सवाल करें, चलो अगला सवाल करें, चलो। Oxytocin hormone is responsible for both milk ejection reflex and fetal ejection reflex. Oxytocin is produced by maternal pituitary। जल्दी सॉल्व कीजिए। बोला मैम ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, फीटल इजेक्शन के लिए भी, मतलब बच्चे का बाहर आना भी ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन का उसमें बड़ा हाथ है। और मैम मिल्क का बाहर आना भी उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल सही है बेटा। उसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, उसे बेटा बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है मैम, इसे बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मैटरनल पिट्यूटरी, बिल्कुल गलत बात बेटा, प्रोड्यूस तो बिल्कुल नहीं होता है, यहां से वो रिलीज आउट होता है।
पहली बात तो पिट्यूटरी के अंदर, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है, देखो बच्चों ने गलत किया है, बच्चों ने गलत किया है, जिन्होंने भी 2 आंसर दिया है उन्होंने गलत किया है बेटा। इसका आंसर 2 कैसे होगा, रीजन करेक्ट कैसे है? जिन्होंने भी 2 आंसर दिया है कितने बच्चे हैं? ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी का हार्मोन है। कब से बेटा, कौन सी दुनिया में, कौन सी दुनिया में? -1 दो अपने आप को। ये नीट एग्जाम में ये गलती मत करके आना, फिर कहना आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर आया था। हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है। अगर रिलीज वर्ड दे दिया होता तो करेक्ट होता, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। रिलीज होता तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि स्टोरी वहीं पे होता है तो वहीं से तो रिलीज होगा मैम। पर प्रोड्यूस्ड बाय मैटरनल पिट्यूटरी, ये तो गलत है ना भाई, प्रोड्यूस थोड़ी वो कर रहा है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, इट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इट इज स्टोर्ड इन द बेटा it is produced by the hypothalamus, it is stored in the posterior pituitary and released from the posterior pituitary। छोटे छोटे वर्ड्स हैं बेटा, छोटे छोटे वर्ड्स। क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं। मेरे ना गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है बेटा, बहुत ज्यादा। अर्जुना की क्लास से ही हो रही है। आपको बेटा समझ आ रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का सिर्फ पर्पस ये है कि यहां गलती करो बट वे बेटा आगे गलती मत करो। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, एक गर्म पानी भिजवा देना यार। Given below are 2 statements. After implantation, finger-like projections appear on the inner cell mass called as chorionic villi. The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated with each other and jointly forms a structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body called antrum. जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने के बाद बोला है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होती है इनर सेल मास पे, और इनर सेल मास पे जब वो अपीयर होती है तो उसे कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। ये बात कतई गलत है बेटा, इनर सेल मास पे कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर नहीं होती। गलती क्या की हुई है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होती है। इनर सेल मास का प्लेसेंटा से कोई लेना देना नहीं है, कोरियोनिक विलाई से कोई लेना देना नहीं है भाई, ट्रोफोब्लास्ट पे अपीयर होती है। फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। फिर बोला है कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर, सही बात है, और ज्वाइंटली बनाती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। एंट्रम थोड़ी होता है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंट्रम तो बेटा स्पेस को कहते हैं फॉलिकल के अंदर के। दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर गलत, यानी कि ऑप्शन 4, बोथ द 1 and 2 आर इनकरेक्ट। दे दें +4, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा फटाफट करो, अभी तो बहुत क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। मिनार्के स्टार्ट्स अराउंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, बिकॉज लगा के देखना। मिनार्के यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी देयर इज अ राइज इन GnRH, FSH एंड LH, ठीक है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस मैम, मिनार्के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना प्यूबर्टी पे ही होता है, और प्यूबर्टी पे इसीलिए तो होता है बिकॉज देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, बिकॉज एट प्यूबर्टी देयर इज अ राइज इन GnRH, FSH एंड LH। इसी वजह से तो बेटा, इसी वजह से तो प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। बढ़िया सवाल। ऑप्शन 1 है, कैसे पता चल रहा है? बिकॉज लगा दो और एक बारी देख लो कि करेक्ट बन रहा है कि नहीं। बहुत शानदार, इसमें बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आए हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, इन मेल यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरेटर कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन इन मेल्स। तो बिकॉज लगा के देख लो और जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ इसका आंसर। In males, ureter act as a urinogenital duct because ureter carries both urine and semen in males। जल्दी 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 रिएक्शंस बेटा देते जाना, मुझे समझ में आएगा कि सही आंसर तुम्हें पता चला कि नहीं। -1 देना बहुत सारे बच्चे इसमें अपने आप को, और ना इस पे तो अपने आप को जोर से लगाना, इस पे अपने आप को जोर से बजाना बेटा, जोर से बजाना। मेरे को ना कभी तुम रिजल्ट में मिलो बाद में ना तो मुझे दिखाना कि तुमने अपने आप को बजाया था, जिसने भी इसका आंसर 1 दिया है, जिसने भी इसका आंसर 1 दिया, और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 1 दिया है। इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, वैसे इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, नहीं, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिन्होंने 1 आंसर दिया है ना, जिसने 1 आंसर दिया है वो सबसे पहले गलत है। बोथ आर इनकरेक्ट, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसने 1 आंसर दिया है वो अपने आप को बजाओ और अपना आंसर चेंज मत करना। यूरेटर होता है बेटा, कितनी बार समझाया था। फ्रॉग हो तुम लोग, तुम फ्रॉग हो,
तुम फ्रॉग हो क्या? यूरेटर होता है या यूरेथ्रा होता है? यूरेथ्रा इज अ बेटा यूरिनोजेनिटल डक्ट इन ह्यूमन मेल्स. यूरेटर कैरीज बोथ यूरिन एंड सीमन इन मेल्स. हाँ, दोनों ऑप्शंस गलत है, लेकिन तुमने 1 दिया है. तुम 4 पे मत जाओ, मैम ऑप्शन नहीं दिया हुआ है. तुमने 1 दिया है, जिसने 1 दिया है वो सबसे पहले अपनी बजाओ बेटा. इतनी ब्लंडर, इतनी बार बोलने के बाद अपने आप को फ्रॉग समझते हो, ठीक है, और गलत आंसर देते हो. यूरेथ्रा है भाई, यूरेटर थोड़ी है. ध्यान से मत पढ़ो ना, मत पढ़ो ध्यान से बेटा, कोई बात नहीं, मत पढ़ो, ऐसे ही करना. चलो, बोथ इनकरेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट है, उसमें नहीं था, मैंने वो मार्क कर दिया है. Given below are 2 statements. Inner cell mass get differentiated as the embryo. Trophoblast layer gets attached to the endometrium. In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Inner cell mass is differentiated as embryo. बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है. और trophoblast layer बेटा endometrium से attach होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. Both the statements are correct. Both statement 1 and statement 2 are correct statement. Option 3 दे दे. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. अगला सवाल बेटा, FSH helps in spermatogenesis. FSH helps in spermatogenesis. FSH stimulates Sertoli cells to secrete some factors which helps in spermiogenesis. इसमें बेटा बिकॉज लगा के देख लेना, जल्दी जल्दी करो मेरे प्यारे सपोलो. FSH स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, बिल्कुल सही बात है मैम. बिकॉज FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स टू सिक्रीट सम फैक्टर्स, जिन्हें बोला जाता है स्पर्म मेच्योरेशन फैक्टर्स. और ये स्पर्म मेच्योरेशन फैक्टर्स वो लास्ट स्टेप में हेल्प करते हैं कन्वर्जन ऑफ द स्पर्मेटिड, गोल गोल स्पर्मेटिड इनटू द मोटाइल स्पर्म्स. इसीलिए तो FSH बेटा ओवरऑल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर पाता है, क्योंकि वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है. इसी तरीके से तो वो हेल्प करता है. आई होप कि अब तुम्हें 1 और 2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है. यस एवरीबॉडी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. एंड असर्शन रीजन करेक्ट होने के बाद रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अगला सवाल बेटा, अगला सवाल. Sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. बोला कि स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं वो एसेसरी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. ये बात बिल्कुल सही है मैम. एसेसरी डक्ट ना होती तो कैरी करके कैसे लेके जाते मैम, है ना. और फिर बोला बेटा कि सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ में जब स्पर्म्स मिल जाते हैं तो उसी को सीमन बोला जाता है. ये बात भी बिल्कुल सही है मैम. स्पर्म्स प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ऑप्शन 3 इज योर आंसर. ऑप्शन 3 इज योर आंसर. अगला सवाल बेटा, अगला सवाल बेटा. Each ovary is covered by a thin epithelium that encloses ovarian stroma. बिल्कुल सही. ओवरी बेटा एपिथेलियम से कवर्ड होती है और ओवरी के अंदर के पूरे स्पेस को बोला जाता है ओवेरियन स्ट्रोमा. ये बात बिल्कुल सही है मैम. द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स. ये बात बिल्कुल गलत है बेटा. ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स. आउटर जोन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड बेटा द मिडल वाला जोन इज कॉल्ड एज द मेड्यूला. कॉर्टेक्स वाले एरिया में वो आपकी फॉलिकल्स दिखती है और मिडल वाले एरिया में आपको वो दिखती है ब्लड वेजल्स एंड ऑल. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 1 इज योर आंसर. हमें मिल जाते हैं +4. ठीक है, अगला सवाल करें. चलिए. गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स. Given below are the 2 statements. In male, sperm formation ceases. Ceases का क्या मतलब है? Stops. Stops in old men. स्टेटमेंट 2 कहता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम कंटिन्यूज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 years. बोला ओवम का प्रोडक्शन कंटिन्यूड रहता है फीमेल में 50 वर्ष की उम्र तक. बेटा उल्टा दिया हुआ है. एक्चुअल में तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन सीज नहीं बल्कि कंटिन्यूड होता है. कंटिन्यूड इवन इन ओल्डर मैन. ठीक है, तुम इसका आंसर 1 काहे दे रहे हो? 1 तो पिछले वाले का था ना. हाँ, सीजर का मतलब स्टॉप होता है, तो ये तो फॉल्स है, कंटिन्यूड होता है. फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूड नहीं भैया, रुक जाता है मेनोपॉज के बाद, है ना, कंटिन्यूज नहीं. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ऑप्शन 4 इज द आंसर. +4. ठीक है, अगला सवाल. अगला सवाल बेटा. स्क्रोटम इज द ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज इंक्लूडेड इन द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेंस एंड सर्विक्स. जल्दी बताओ बेटा, जल्दी.
स्क्रोटम इज द ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेटा, ओनली गलत है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपने पढ़ा था स्क्रोटम एंड द पीनस, स्क्रोटम एंड द पीनस दैट इज इंक्लूडेड इन द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, गलत बात है, गलत बात है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया includes mons pubis, labia majora, labia minora, cervix and अच्छा इसमें भी जिस भी बच्चे ने गलत आंसर दिया होगा अपने सर पे जोर की बजाना। मैंने बोला ना ये सारी गलतियों में जो रिएक्शन मैं बोलती हूँ करने के लिए ना, बाद में जब कभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलो तो मुझे दिखाना कि मैंने किया था ऐसा, जिसने भी इसका आंसर गलत दिया होगा। सर्विक्स होता है या क्लिटोरिस होता है ये बता दो, सर्विक्स होता है या क्लिटोरिस होता है? जितने ने भी टू आंसर किया है ना, टू वो सारे बजाओ, क्लिटोरिस होता है या सर्विक्स होता है? कोई बाहर से सवाल नहीं आता, एनसीईआरटी से आता है, नोट से आता है, पर तुम पढ़ते नहीं हो, अच्छे से नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन। ऑप्शन 4 क्लिटोरिस होता है, सर्विक्स नहीं होता है। हमें पता है ना, तभी मैंने वैसा क्वेश्चन बनाया कि तुम फंसो, और तुम फंसे, है ना। मेरे को तो +4 मिल रहा है, दोनों इनकरेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। अभी दुख हो रहा होगा तुम लोग को, अभी दुख होने से अच्छी बात है। हाय मैंने क्लिटोरिस नहीं पढ़ा, मैंने सर्विक्स को, कुछ बच्चे ना सर्विक्स को ही क्लिटोरिस पढ़ लेते हैं अपने आप से। पढ़ा कितने बच्चों ने, ये बताओ कितने बच्चों ने सर्विक्स को अपने मन से क्लिटोरिस पढ़ लिया? अभी -1 आ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं आने चाहिए, एग्जाम में नहीं आने चाहिए, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैन फॉर्म 4 स्पर्मेटिड। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं कि नहीं बेटा? पहले 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर 1 से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, और वही बेटा स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑप्शन 3 बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द टू। देखो कितने स्टेटमेंट बेस्ड, कितने असर्शन रीजन, कितनी एनसीईआरटी की लाइन तुम इन्हीं क्वेश्चंस में पढ़ लोगे, इससे बाहर क्या आएगा बेटा? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स बेटा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। एक सेकंड देना बेटा, हेलो, अरे यार हमारा एयरटेल पैक। Inner cell mass contains cells called as stem cells which have the potency to give rise to all the tissue and organs. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. जल्दी बताओ, yes everybody, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा। फर्स्ट साइन ऑफ फीटस बेटा हार्ट साउंड से ही आता है फर्स्ट मंथ में, और इनर सेल मास में बेटा स्टेम सेल्स होते हैं और टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट मतलब टोटल पोटेंशियल, ताकि वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स या टिश्यूज को बना सके। दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज योर आंसर। +4 करें। अगला क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी नीट में बहुत ज्यादा आता है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स बेटा, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द characteristic of all female mammals. The mammary glands are the paired structure that contain glandular tissue and the same amount of fat. जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बोला है a functional mammary gland is the characteristic feature of all female mammals, और फिर बोला है mammary glands are paired structure that contains glandular tissue and the same amount of fat. क्या बेटा सारी फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स में सेम अमाउंट ऑफ सेम बोला है या सम बोला है? देखो फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ये तो करेक्ट है, मैमरी ग्लैंड्स आर पेयर स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड द सेम अमाउंट ऑफ फैट। नहीं बेटा, सेम अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। 1 आंसर नहीं है, अच्छा 3 आंसर नहीं है, 1 आंसर है। आपको मेरी बात समझ में आई? सेम अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, बिकॉज मैमरी ग्लैंड्स का द मैमरी ग्लैंड हैज द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड हैज फैट, बट ये जो फैट होती है ये फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। अगर ये वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता तो बेटा दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती, बट सेम अमाउंट ऑफ फैट दिया हुआ है इसीलिए इनकरेक्ट हो गया। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? +4 ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, सेम अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता। अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग।
गैमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ए का कर लो 2, ए का 2 दो ऑप्शंस में है। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमीट इनटू द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, ऑप्शन 3। गेस्टेशन का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सी का हो गया 4। और बेटा पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, यस। +4 दे रहे। अगला क्वेश्चन करें, मैच द फॉलोइंग। Choose the correct answer from the given options below. Male accessory glands, covering of glans penis, male external genitalia, primary sex organ. Primary sex organs होते हैं बेटा टेस्टिस। डी का हो गया 1, डी का हो गया 1, डी का हो गया 1। कवरिंग ऑफ ग्लैंड्स पीनस, इसे बोलते हैं फोरस्किन। बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, ऑप्शन हो गया 4। ए का हो गया 3, मेल एसेसरी ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ गया बेटा पीनस। ठीक है जी, ऑप्शन 4 इज योर आंसर। +4 कर दें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द लिस्ट 1 विद लीस्ट बोल रही हूं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू। अच्छा एक सेकंड, क्लिटोरिस को हम कर लेते हैं, लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। डी का हो गया 3, डी का हो गया 3, ये आंसर बन रहा है। बी का 2, लेबिया मेजोरा, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, एंड हाइमन इज बेटा द मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। ऑप्शन हो गया बेटा 3। सारे बच्चे मार्क कर पा रहे हैं, येस और नो? सारे बच्चे बेटा मार्क कर पा रहे हैं, येस और नो? येस एवरीबॉडी, सारे बच्चे बेटा मार्क कर पा रहे हैं, येस और नो? नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बर्थ कैनाल, वेजाइना अलोंग विद द सर्विक्स। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। एंडोमेट्रियम, इनर ग्लैंड्यूलर लेयर। बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, आंसर 1। एंट्रम, एंट्रम होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ टर्शरी फॉलिकल। सी का हो गया 2। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वूम, आंसर हो गया बेटा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। अगला सवाल, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैमरी लोब्स कितने होते हैं बेटा मैमरी ग्लैंड में? बेटा आप समझो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कितने सारे डेटा वापस से रिवाइज हो रहे हैं। क्वेश्चन में आपको कितना डेटा वापस से रिवाइज हो रहा है पूरे चैप्टर का इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, उस पे ध्यान दो। मैमरी लोब्स 15 से 20 होते हैं इन ईच मैमरी ग्लैंड। ए का हो गया बेटा 2, ए का 2। प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट एट प्यूबर्टी। ईच बेटा ओवरी हैज 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, ऑप्शन 3। नंबर ऑफ स्पर्म इजैक्यूलेटेड ड्यूरिंग क्वाइटस बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। सी का हो गया 4। एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेटा 250, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वो तो अलग बात है। अरे यार मैं उधर क्यों जा रही हूं। चलो अगला क्वेश्चन, given below are the two statements. The milk produced during the initial few days of lactation is called as colostrum. बिल्कुल सही बात है मैम। येलोइश मिल्क जो इनिशियल मिल्क होता है बेटा उसे बोला जाता है कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम कंटेन्स सेवरल एंटीजेंस एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। और जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया होगा ना, खास करके इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये नीट 2024 में भी ऐसा सवाल आया हुआ था, वो अपने सर पे जोर से बजाइए, अपने सर पे जोर से बजाओ, जोर से बजाओ बेटा, इतनी जोर से ना कि अगली बार ना ऐसे सवालों को गलत ना करो। बहुत गलत 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 गलत, बहुत सारे बच्चे गलत। जोर से बजाना, पढ़ो मत। इतनी देर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पर फिर भी अटेंशन नहीं है। एंटीजेंस होती है क्या? एंटीजेंस होती हैं या एंटीबॉडी होती है? एंटीजेंस होती है, एंटीबॉडी होती है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। किया है तुमने गलत, झूठ तो बोलना ही मत बेटा, झूठ तो बोलना ही मत। एंटीबॉडी होती है ना कि एंटीजेंस होती हैं जो आपके इम्यूनिटी। अब आंसर चेंज मत करो,
आंसर चेंज मत करो। मैच द फॉलोइंग, आंसर चेंज नहीं करना है, गलतियां पकड़ो अपनी। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनिया, न्यूट्रिशन देने का काम क्या होता है, किसका होता है, सर्टोली सेल्स, ए का हो गया 3। स्पर्म फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन। एंड्रोजन कौन सिक्रीट करता है, लेडिग सेल। और जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस। डी का हो गया 2 + 4। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एम्प्यूला फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ए का हो गया 2, ए का 2। इन फंडिबुलम पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, बी का हो गया 3, बी का हो गया 3। फिम्ब्रिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्ब्रिए, सी का हो गया 1, सी का हो गया 1, ऑप्शन 4। इस्थमस लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो यूट्रस को ज्वाइन करता है, +4 +4। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन साफ साफ दिख रहा है किसका हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन साफ साफ दिख रहा है, ऑक्सीटोसिन साफ साफ दिख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन साफ साफ दिख रहा है। जल्दी बताओ, तुम मैच करो, तुम मैच करो ना। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन तो क्लियरली प्लेसेंटा का है, ए का हो गया 2, ए का हो गया 2। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका हार्मोन होता है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है, सी का हो गया 4। और प्रोजेस्टेरॉन बीटा कॉर्पस ल्यूटियम, इसका हो गया 3। सही है, आगे बढ़े। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो। एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज, इसे क्या बोलते हैं बेटा, मॉर्यूला, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म्स इनटू, मॉर्यूला आगे जाके क्या बन जाता है, मॉर्यूला आगे जाके क्या बन जाता है, मॉर्यूला ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, बी का हो गया 1, बी का 1। अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है जो अटैच होती है बेटा, सी का हो गया 2, सी का 2। ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, इसे बोला जाता है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन 4। अगला सवाल, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage. Zona pellucida is a new membrane formed by primary oocyte. oogenesis 100% इनिशिएट होती है, अरे यार मैं +4 क्यों दे रही हूं, oogenesis 100% बेटा इनिशिएट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज या फीटल लाइफ, बिल्कुल सही बात है मैम। जोना पेल्यूसिडा न्यू मेम्ब्रेन प्राइमरी oocyte से बिल्कुल भी नहीं बनती है मैम। जोना पेल्यूसिडा इज अ नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सिक्रीटेड बाय दी oocyte, बट कौन से बेटा फॉलिकल में, प्राइमरी oocyte तो सिक्रीट ही नहीं करती बेटा, सेकेंडरी oocyte सिक्रीट करती है। इसका आंसर 1 क्यों दे रहे हो बेटा, अच्छा पिछले वाले का आंसर तो नहीं दे रहे हो 1, इसका आंसर 1 क्यों दे रहे हो, अच्छा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, अच्छा स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, हाँ सही है, मुझे लगा यहाँ इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है करेक्ट है बेटा, इसमें कोई दुखदार समस्या तो नहीं भाई। जब सेकेंडरी oocyte बनती है ना तभी तो बेटा वो सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड बेटा वो जोना पेल्यूसिडा को सिक्रीट करती है, सही बात है ना। चलो, ovaries are located on each side of the lower abdomen, the ovaries are located on each side of the lower abdomen, yes, one pair of ovary, each ovary is connected to pelvic wall and uterus by the ligaments, हाँ बिल्कुल सही, ओवरी जो होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट्स की मदद से कनेक्टेड होती है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। भाई कितने क्वेश्चंस है, 50-60 क्वेश्चंस है बेटा। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ये हम कई बार बेटा कर चुके हैं। सर पे बाल आए तो नाचा बच्चा 5वें महीने में। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, यस बेटा पहली महीने में बेटा दिल बना और दिल को बनाने के लिए हाथों का इस्तेमाल यानी कि लिम्ब एंड डिजिट्स। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट।
corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for maintenance of endometrium. कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है मैम, एंडोमेट्रियम को बेसिकली मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चा बाड़ी। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है मैम कि एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। और फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है दैट सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन एंडोमेट्रियम। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज योर आंसर। अगला बेटा, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो जो आगे जाके बनेगा, इसलिए ब्रैकेट में एम्ब्रियो लिखा हुआ है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट्स इनटू द 3 जर्म लेयर। ये लाइन एनसीईआरटी की है, बिल्कुल सही लाइन है बेटा एनसीईआरटी की। इम्प्लांटेशन होते ही इनर सेल मास बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ है, वो डिफरेंशिएट हो जाती है 3 जर्म लेयर्स में, क्योंकि बेटा इम्प्लांटेशन के बाद आप देखते हो गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला में 3 जर्म लेयर बनती है, the ectoderm, endoderm and mesoderm, है ना। and these 3 germ layer give rise to the tissues और organs in adults। ये वाली बात भी बेटा बिल्कुल सही है कि आगे जाके इन्हीं germ layer से मैम क्या बनता है, पूरे body parts। both statement 1 and statement 2 are correct। oh my god, questions खत्म, questions खत्म। आप मुझे एक बारी बेटा बताएंगे yes everybody, yes everyone, कैसा लगा बेटा क्वेश्चन करके? एटलीस्ट हम नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे। हमने कम से कम 60 से ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, 60 भी नहीं 60-70 क्वेश्चन किए हैं पीवाईक्यू को मिला के, 60-70 क्वेश्चंस किए हैं। पता नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, 60 तो किए ही होंगे, 60 तो किए ही होंगे। हाँ एडल्ट कैसे, क्या एडल्ट, क्या एडल्ट? अच्छा ये एडल्ट जो पूछ रहे हो ये एडल्ट कैसे? एक्चुअली ये बोला है कि जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। मैं एक बार फिर भी एनसीईआरटी की लाइन चेक करती हूं। इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे में एडल्ट्स में जितने भी ऑर्गन्स दिखते हैं वो इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बनते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, फिर भी आप कहते हो तो मैं एक बार चेक कर लेती हूं। ठीक है, आप कहते हो तो मैं एक बार चेक कर लेती हूं बेटा। ये कहने का मतलब ये है कि भैया सारे जो ऑर्गन्स बने ना एडल्ट्स में जो आज के डेट पे आपको दिखते हैं वो इसी से दिखते हैं। एग्जैक्टली ऐसा एनसीईआरटी में दिया होना चाहिए, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। देखो ना, मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू, ब्रैकेट में दिया हुआ है ऑर्गन्स इन एडल्ट्स। देखो ना एक बारी एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी खोल के देखो। मैं बोल रही हूं ना एनसीईआरटी को थोड़ा सा शिद्दत से फॉलो किया करो, मैं क्लास में भी रीड कराती हूं, बड़ा आप सही से एनसीईआरटी को देखते नहीं हो, आपको सारी चीजें। फिर भी मैं कहती हूं बेटा, अच्छा तुम अपने क्वेश्चंस आंसर मत बताओ अभी, ठीक है। अगर तुम्हें सेशन पसंद आया ना, दिल बना दो या बेटा इस पे लाइक कर दो, इस पे या दिल पे क्लिक कर दो। आप मेरी एक बात सुनो, फिर मैं थोड़ा सा ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन तो बता के जाऊं बेटा, है ना। अगर आपको बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं बेटा कोशिश करूंगी आज या कल में आपके उन लेकिन अगर आप झूठे में क्वेश्चन पूछोगे, पीडीएफ से देख के क्वेश्चन पूछोगे, बिना लेक्चर को देख के क्वेश्चन पूछोगे, वो मेरे को समझ में आता है। बिना आंसर, बिना पढ़े आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा बेटा। आपको जेन्युइन कंफ्यूजन है, आप पूछिए जरूर। बाई चांस आपको इनमें से अभी भी किसी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन लग रही है, आप पूछिए। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, ठीक है। आज या कल में करने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। कल तक तो कर ही दूंगी, कल सुबह में आप डेडिकेटेड आपके जेन्युइन क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी। इन क्वेश्चंस को करने का पर्पस बेटा, देखो मैंने बोला ना ये सेशन मैंने इस साल से शुरू किया, मुझे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं मिला हुआ है अपने टीम से। हमें लिमिटेड लेक्चर्स मिले हुए हैं, जितने लेक्चर्स में हमें हर चैप्टर को कवर करना है। ये मैंने अपनी तरफ से बेटा एक सेशन ऐड किया है, और वो इसीलिए ऐड किया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे हो गया तो इट्स फाइन, इतनी कोई बिग डील नहीं है। हमारा सिलेबस बड़े टाइम से खत्म होता है, और सिलेबस को बेटा सिर्फ खत्म करने का टारगेट आपका होना भी नहीं चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हुए चले एक एक चैप्टर को। जब भी आप चीजों को रिवाइज करेंगे ना बेटा, या प्रैक्टिस करना चाहेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 1-2 बार तो कर ही लो। 1-2 बार करोगे तो आप सोचो कि आप पूरे चैप्टर के एक एक लाइन के एनसीईआरटी को बेटा कवर कर रहे होगे।
जितनी भी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने की ना, पेपर ऐसा ही आता है नीट का, एग्जैक्टली ऐसा आता है। आसान है, ये भी आसान था, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो एनटीए को भी पता है या हमें भी पता है कि आप गलत करते हो, ठीक है। टीचर जो भी पेपर बनाते हैं उनको पता है कि आप कहां गलती करते हो, वो उन्हीं चीजों में बेटा स्टेटमेंट्स को घुमाती है और आप उसमें घूम जाते हो, फंस जाते हो। वो गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, लास्ट तक रीड करना है, जरूरत पड़ी तो 2 बार रीड करना है, खास करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और खास करके असर्शन रीजन। इतने असर्शन रीजन तो आते भी नहीं है, लेकिन हमने इतनी प्रैक्टिस की है ताकि आपके ना फ्लो में असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस आ जाए, जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है वो ना रहे, ठीक है। इसी बात के साथ में यस एवरीबॉडी, एनटीए का नाम मत लो, बच्चे कह रहे हैं। अरे ठीक है भाई, लेना तो पड़ेगा ना बेटा, क्या करें। शुरू करें बेटा जी। मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा आप लोगों को मैंने कहा था, जब तक आप बेटा अपने रिव्यूज नहीं बताओगे तो हमें भी नहीं पता चलेगा एज अ टीचर हम कैसा कर रहे हैं। तो वो जरूर आप बताया कीजिए बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप हर लेक्चर के बाद में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जरूर वो किया कीजिए। और अब हम बेटा एटलीस्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रोडक्शन देंगे। प्यारा प्यारा जग से न्यारा छोटू सा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये एक ऐसा चैप्टर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये एक ऐसा चैप्टर है जो इन जनरल भी हमें पता होना चाहिए, नॉट बिकॉज ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, नॉट बिकॉज ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए पढ़ना है, नहीं, ये इन जनरल भी बेटा हमें अगर इस समाज में रहना है और इस सोसाइटी को हेल्दी बनाना है, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है बच्चों, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं एक सुंदर से चैप्टर का नाम लिखती हूं, आप भी लिखिए, एटलीस्ट इसकी डेफिनेशन तो बेटा करके जा सकते हैं, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, 69 क्वेश्चन थे, एक बच्चा कह रहा है, हाँ मतलब टोटल 70 क्वेश्चन किए हैं, 70 दिन, ठीक है। चलो हेडिंग डालो मेरे प्यारे प्यारो, पता है इतना ब्यूटीफुल आपको लगेगा ना, सच बता रही हूं, मतलब आपको ना मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, मजा आएगा। बहुत ही ना सोशल चीजें जो होती है ना, जो मुझे लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो बच्चे, भले ही कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ा हमेशा ही रहते हैं गंदगी मचाने वाले, पर मैं पर्सनली बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं ऐसे चैप्टर्स आपको पढ़ा सकूं और मन खोल के, दिल खोल के पढ़ा सकूं बेटा, कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ा सकूं और बिना किसी शर्म के और हेजिटेशन के पढ़ा सकूं, तभी तो बेटा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच चैप्टर्स लाइक दिस, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यू गाइज ऑल्सो, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेडिंग डाल लो। मतलब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि भैया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ये बेसिक चीजें बेटा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक ऐसा चैप्टर जो हमारे बेटा लिए बहुत जरूरी है अगर हमें एक हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करना है और उस सोसाइटी में रहना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें 2 चैप्टर है, 2 वर्ड्स है, रिप्रोडक्टिव एंड एक है हेल्थ, ठीक है। तो पहले समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप बेटा अपना प्रकाश जरूर डालिए, ज्यादा भी प्रकाश मत डालना, जितना जरूरत है बस उतना प्रकाश डालिए इन टॉपिक्स पे। हेडिंग क्या है टर्म का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अंत तक आते आते बेटा बोर्ड को तो मौत आती ही आती है। हेडिंग है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जल्दी बताइए बेटा आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है, लिखना है क्या मैम? बिल्कुल लिखना है भाई, बिल्कुल लिखना है, लिखो, जल्दी लिखो। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तुझसे ना हो पाएगा बेटा ईशांत, तुझसे ना हो पाएगा, सॉरी टू से, पढ़ाई कर ले। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, बच्चा कह रहा है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ना हो पाएगा बेटा। अच्छा व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? अगर तुम सरल भाषा में बोलना चाहो, तुम्हें बहुत ज्यादा WHO बनने की जरूरत नहीं है, तुम WHO हो भी नहीं, तुम बेटा थोड़ी सी रोशनी बेटा दिए वाली टाइप्स रोशनी डाल सकते हो। अगर तुम बस बेसिक एक चीज बताना चाहो शब्द को देख के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड हेल्थ, अगर बेसिक भाषा में बोलना चाहो तो बोल सकते हो
द नॉर्मल या हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मैं सरल भाषा में पहले पूछ रही हूं, तुम तो WHO बन गए हो बेटा, एकदम चेप रहे हो वो एनसीईआरटी की डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। भाई कॉपी पेस्ट मत किया करो। 3 इडियट्स देखी है, व्हाट इज अ मशीन? हाँ, चतुर को देखा था, चतुर मत बनो बेटा, ठीक है ना। डेफिनेशन कहीं कहीं पे जरूरी है एग्जैक्ट याद करना, बट भाई पहले समझो तो क्या है, तात्पर्य क्या है। एक सिंपल सरल भाषा में अगर तुम किसी बेटा ऐसे बच्चे को बताने जा रहे हो, अपने मित्र को जिसको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, उसको कैसे समझाओगे? तो सबसे पहले ये बोलोगे नॉर्मल और हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। पहले तो यही कहते थे, पहले हम क्या कहते थे बेटा? नॉर्मल या हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ reproductive organs, healthy functioning of reproductive organs कह सकते हैं बेटा। ये सरल भाषा में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन कहीं ना कहीं ऐसे ही दी जाती थी बेटा, पहले कहीं ना कहीं ऐसे ही दी जाती थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, कि भाई हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हैं, वो सही से फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल हैं, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी आप उस इंडिविजुअल को कह दोगे या उस सोसाइटी को कह दोगे जिस सोसाइटी में नॉर्मल हेल्दी फंक्शनिंग हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो वो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। लेकिन भाई ये डेफिनेशन यहां तक लिमिटेड नहीं है, ये डेफिनेशन यहां तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा। नॉर्मल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, हेल्दी फंक्शनिंग है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ऐसे तो बेटा दुनिया में कई सारे पशु हैं, आप भी एक पशु हो, हम भी एक पशु हैं, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे तो बेटा जीवन में आपके अपने आसपास चारों ओर आपको कितने बेटा जीव जंतु दिखते हैं, कितने एनिमल्स दिखते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक है भाई, वो भी बेटा सही से रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। डार्विन ने भी एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कही थी, जो आप पढ़ोगे कभी, उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल दिया, तो भैया उनमें और हम में क्या फर्क है? एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना सिर्फ यहां तक सीमित नहीं होना चाहिए कि एक ऑर्गन्स का सही से काम करना। आप सबको पता है बेटा, आप सबको पता है, ध्यान से सुनो कहानी की तरह, पर दादी नानी की कहानी नहीं है कि लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, बेटा सो जा, सोना नहीं है, अच्छे से सुनना है, ठीक है। एक सोसाइटी को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तुम तब कहोगे भाई, आज के डेट में तुम कितनी सारी चीजें सुनते हो, क्राइम सुनते हो, सेक्स क्राइम्स तो मैं बहुत ज्यादा, रेप्स सुनते हो, ये तो मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रही हूं बेटा। आप मतलब दो शादीशुदा लोगों के बीच में भी, मैरिज होने के बाद भी एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, इमोशनली हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप तो हेल्दी हो ही, फिजिकली हेल्दी हो ही, बट इमोशनली आप जो सोशली समाज में रह रहे हैं, सोशल बोलते हैं इसको डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली बेटा डेफिनेशन जो है, जो हम पढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी है, उन्होंने इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी है फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल वेलबीइंग ऑफ अ पर्सन। अगर एक इंसान इन सब एस्पेक्ट्स में हेल्दी है तो ही वो एक हेल्दी रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी बना पाएगा। एंड ऑब्वियसली बात है बेटा, आप कमेंट्स में देखो कितने सारे बच्चे इतनी अभद्र बात करते हैं। पिछले ही दिन बेटा, पिछले से पिछले दिन तुम्हारे लक्ष्य में, मैं बोल भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी घटिया बातें लिखते हैं और अभी भी लिखेंगे, लिखते हैं। वो लोग हेल्दी नहीं है, समाज में रह रहे हैं, आचार विचार उनके बिल्कुल नष्ट हैं, मुंह से एकदम गलत जज करते हैं, आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, आपने ये पहना है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में यहां गंदगी है, वो चाहे पूरे कपड़े हो चाहे कम कपड़े हो, यहां पे प्रॉब्लम है भाई। अरे ये प्रोवोक करते हैं, ये प्रोवोकिंग है, इसलिए हमने ऐसा किया, इसीलिए हमने ऐसा बोला, नहीं। ऐसे लोग एक हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लोगों में नहीं आते हैं, जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने छेड़खानी के कितने केसेस सुने, वो हेल्दी लोग हैं क्या? वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का पार्ट है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले, ऐसे कमेंट सेक्शन में बिहेव करने वाले
आपको ऐसी नजरों से देखने वाले शादीशुदा कपल्स में भी बेटा कई बार ऐसी चीजें होती है जो सही नहीं होती हैं, और वो भी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते हैं। यानी कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही से काम करना, बच्चे पैदा करना एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को नहीं बनाता है। फिजिकल वेलबींग होनी चाहिए, सोशल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग अगर है तो बेटा वो कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सही परिभाषा है। बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी बट बहुत गहरा मीनिंग था, बहुत गहरा मीनिंग था। क्या आपको समझ में आ गई बेटा ये बात? ठीक है, और ये डेफिनेशन इस चैप्टर का वजन रखता है बेटा, वजन रखता है। ठीक है, लिखे बेटा यस एवरीबॉडी। आज तो सिर्फ बेटा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी कल से शुरू होगी। तो हम लिखेंगे दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन। This is a basic definition. This is a basic definition, है ना? But extended definition as per WHO, as per WHO, a reproductively healthy society will have individuals who are physically, emotionally, socially, behaviorally well. डन। आज की कक्षा सिर्फ यहीं तक रखते हैं। मैम कमेंट सेक्शन सीन क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है बेटा, मुझे तो सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। मैम वर्तिका हियर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा बेसिस हो गया है क्या बेटा? तुम मेरी ना बहुत गलतियां निकालते हो, ऐसी गलतियां करोगे ना बोर्ड एग्जाम में, स्पेलिंग में बड़े आए जो। अरे ठीक है तुम सही कर लो यार, आए नहीं तो बड़े। चलो आज तो बेटा इंट्रो तो दे ही दिया है, मुझे पता था आज सिर्फ इंट्रो होने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इंट्रो ही देना था। अगली क्लास में बेटा जम के मजे में इसको स्टार्ट करेंगे। होमवर्क सिर्फ इतना है कि इसको एनसीईआरटी से पढ़ के आओ। ठीक है, होमवर्क सिर्फ इतना है कि इसको अभी एनसीईआरटी से पढ़ के आओ और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर। सिर्फ सॉन्ग करते हो आज? मुझे ना एक सॉन्ग याद आ रहा है, बट मतलब याद क्या आ रहा है, लिरिक्स मुझे पता नहीं है मुझे याद है या नहीं है। इस चैप्टर से बहुत रिलेट करेगा क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ना। अब देखो ना, जो मैंने बोला रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, जो मैंने बोला कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, है ना, कई सारी ऐसी माएँ पहले के टाइम पे होती थी, फीमेल फीटिसाइड का जो केस होता था, जैसे ही पता चलता था बच्ची जो है फीमेल, बच्चा जो है वो फीमेल है, माँ के इच्छा के विरुद्ध अबॉर्शंस करवा दिए जाते थे। क्या ये बेटा हेल्दी सोसाइटी का पार्ट है? आज के टाइम पे दहेज के लिए कितनी सारी चीजें, आज के टाइम पे भी करते हैं, पहले के टाइम पे भी करते थे। दहेज के लिए कितना कुछ करते हैं बेटा। क्या वो हेल्दी सोसाइटी का पार्ट है? क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी बात पे बेटा मुझे याद आ रहा था एक गाना, तो मैं एक बारी कोशिश करती हूँ कि गाने की अगर गलत हो जाए बेटा तो, है ना। चलो
कोशिश कर रही हूं बेटा, सुर ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा गला भी थोड़ा खराब है। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझदार में नैया। अरे दरवाजा खोल दिया गया बिल्कुल। थोड़े लो सुर से स्टार्ट करती हूँ तो स्टार्ट कर पाओगे, है ना। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुन ओ मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का ना मझधार में नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हाँ अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हाँ। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी, अम्मा तेरे घरौंदे की चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी, जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हाँ अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैंने कोशिश किया। बहुत इमोशनल गाना है यार, और बहुत मीनिंगफुल गाना है, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल गाना है। एक बार जाके आज सुन लेना, ठीक है, एक बार जाके आज सुन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे लक्ष्यंस, आई लव यू ऑल बेटा। पढ़ाई में इन्वॉल्व रहो, इधर उधर की बातों में बेटा नहीं। आपको अगले साल नीट देना है, और अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, कुछ अच्छा करना है, तो पढ़ाई में मन लगाओ बेटा। ये चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सॉल्व होती रहती हैं। इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है बेटा, 100% जरूरी है, बट अपने समय को बर्बाद ना करना और उसका सही यूटिलाइज करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। चलिए बाय बाय बेटा, थैंक यू।